Hey everyone, welcome to the YouTube channel of MBA पाठशाला। सो गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हम लोग टॉप 10 ग्रामर रूल्स। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कैट दे रहे हो, चाहे आप स्नैप दे रहे हो, चाहे आप ओमैट्स में से CET दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के अंदर ग्रामर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड वी ऑल रियलाइज दैट ग्रामर इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग एरिया। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 10 टॉप ग्रामर रूल्स, और हर रूल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, सो दिस इज रियली गोइंग टू एनहांस योर ग्रामर स्किल्स in a very short frame of time. Okay, so I've tried to keep it as short as possible. Okay, so ये 10 ग्रामर रूल्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त सी सेशन है। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, जो फर्स्ट रूल है दैट इज द रूल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट एंड हाउ वी कंफ्यूज सर्टेन कनेक्टर्स जब सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की बात होती है। सो फर्स्ट जो कंफ्यूजन होता है हमें, वो ये होता है कि जब हम यूज करते हैं एंड को, है ना। नाउ एंड इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड व्हेन आई यूज एंड फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, जनरली जो वर्ब मेरा बनता है वो बनता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, ओके, कोई भी दो चीजें आपने ली, जैसे सपोज एग्जांपल द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। सो नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि हम जैसे एंड को कनेक्टर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम एंड को बिकॉज इट्स अ कंजंक्शन, ओके, आई यूज इट एंड आई रियलाइज कि जो मैंने वर्ब यूज किया वो यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन इफ आई यूज एक्स एज वेल एज वाई, अभी क्या करना है? ठीक है, अभी मेरे को प्लूरल वर्ब नहीं लेना है, अभी मेरे को लेना है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। Okay, now the question is कि सर सिंगुलर वर्ब क्यों लेना है? The reason is that when you say the teacher as well as the students, यानी कि x as well as y, the subject is only this. Okay, this is not considered the subject. Okay, so this is the only subject. So the verb is decided according to x. Okay, so जो यहाँ पे main subject रहेगा वो x रहेगा, और x का जो nature है यहाँ पे वो क्या है, singular है। So whenever you have a sentence that features as well as instead of and, always remember the verb will depend only and only on x। ठीक है, तो x को देखना है तुम्हें। ठीक है, x को देखना है, x अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, x अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सो व्हेन यू से द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, ओके, सो ऑब्वियसली यू कैन सी टीचर इज सिंगुलर, सो यहाँ पे आने वाला है सिंगुलर वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, सो गाइस, द नेक्स्ट रूल दैट यू हैव इज द रूल ऑफ इन्वर्जन। ओके, अब ये जो कंसेप्ट है बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। So we all realize that adverbs play a lot of roles. Okay, the most important role of an adverb is to basically modify a verb. उसके अलावा भी roles होते हैं adverbs के। ठीक है, they can modify adjectives, they can modify other adverbs. But मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जो सबसे common negative adverbs है उनके साथ inversion का concept। Okay, so look at these words that I've written on the screen. Okay, never, rarely, seldom, scarcely, hardly, barely, no sooner. So guys, ये words आपको screenshot करने हैं, आपको याद रखने हैं, आपको वहीं पे लिख के रखने हैं। रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है कि आप जब भी इस सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को अगर आप स्टार्ट करोगे इन नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ, तो उसमें जो इन्वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। सॉरी, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, देन यू विल हैव द सब्जेक्ट एंड देन यू विल हैव द मेन वर्ब। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, सो ये आपका होने वाला है। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, राइट। नाउ इफ आई लुक एट दिस एग्जांपल, यू कैन सी आई हैव यूज्ड डू। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। ओके, नाउ यू कैन आस्क कि सर इसमें फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि नॉर्मली जब अपन सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सो लेट्स लुक एट अ नॉर्मल सेंटेंस। ओके, वी डू फाइंड सच पीपल। ओके, नाउ इफ आई लुक एट नॉर्मल सेंटेंसेस, ओके, जनरली अपन सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करते, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। ठीक है ना। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। ओके, सो यू कैन सी ये वाला इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है। सो ये नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। ओके, सो रिमेंबर दिस। This is called as the phenomena of inversion. Then pronoun reference ambiguity. अब वैसे ये कॉमन सेंसिकल रूल है, क्योंकि हम लोग जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि
किसी भी प्रोनाउन का नाउन रेफरेंस तो पता हो गई. Now look at this sentence. When John spoke to Mike, he was angry. Okay, so most possibly when you make the sentence, okay, like this, okay, you don't realize कि he का reference पता नहीं चल रहा. अभी he कोई भी हो सकता है ना, John भी हो सकता है, Mike भी हो सकता है. अभी मुझे क्या पता. So this is an ambiguous sentence. अभी ambiguity को हटाने के लिए मुझे क्या करना है? I have to actually use the noun form because noun form में कभी भी ambiguity नहीं आएगी. Okay, अगर आप he use करोगे तो he, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन रेफरेंस है तो क्लियर नहीं हो रहा कि किसकी बात हो रही है. ठीक है. सो अगर मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि किसकी बात हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि मुझे वहां पर सीधे नाउन फॉर्म यूज करना है. सो प्रॉपर नाउन यूज कर लो, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी. सो दिस इज द करेक्ट वर्जन. ओके, यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स. सो कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव के फॉर्म्स होते हैं. तो आई थिंक वी ऑल रियलाइज. सपोज करो मैंने आपसे कहा गुड, सो दैट्स द पॉजिटिव फॉर्म, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म, बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म, है ना. ठीक है. स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ओके, है ना, लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो आपको डबल कंपैरेटिव नहीं लगाना, आपको डबल सुपरलेटिव नहीं लगाने. ओके, लुक एट दिस सेंटेंस. शी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर. भाई स्मार्टर से काम हो गया, मोर लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, सो दिस वन इज करेक्ट. ओके, डोंट से मोर स्मार्टर. कोलोक्वल इंग्लिश मिस्टेक्स. ओके, नाउ कोलोक्वल इंग्लिश मिस्टेक्स का जनरली आपको ना ग्रामर की बुक्स में एक लिस्ट मिल जाता है. ठीक है. सो कोलोक्वल इंग्लिश मिस्टेक्स का मीनिंग ये होता है कि ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स जो हम लोग जनरली यूज करते हैं लेकिन शायद वो गलत होते हैं क्योंकि करेक्ट इंग्लिश में वो चीजें नहीं वैलिड होती. ठीक है. सो जैसे एक है ना, एक हम लोग जनरली बोलते हैं बोर्डिंग, है ना, लाइक ही लिव्स इन अ बोर्डिंग. ओके, एक्चुअली इट्स बोर्डिंग हाउस. जनरली वी से पासिंग मार्क्स. ओके, जबकि एक्चुअली क्या होता है, पास मार्क्स. हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन को सब्जेक्ट पोजीशन पे यूज कर लेते हैं. जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मी एंड हर वेंट आउट. ओके, माई सेल्फ सो एंड सो. ओके, ये भी गलत है बिकॉज अगर आप सब्जेक्ट पोजीशन पे डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट केस लेना पड़ेगा. तो मी एंड हर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शी एंड आई. ओके, मिसप्लेस्ड एंड स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स. सो गाइस, मॉडिफायर्स की पोजीशन को चेक कर लेना बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडिफायर्स जो हैं उनकी पोजीशन रॉन्ग हो जाती है. नाउ व्हाट इज अ मॉडिफायर? अ मॉडिफायर इज एनीथिंग दैट मॉडिफाइज. अब देखा जाए तो टेक्निकली एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स भी मॉडिफायर्स ही होते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. अब एडजेक्टिव किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नाउन्स के बारे में, तो नाउन को मॉडिफाई करता है. सिमिलरली एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं ना. तो मॉडिफायर्स की पोजीशन चेक कर लिया करो, है ना. अब जैसे यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, इट सेज शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे. ठीक है. नाउ लुक एट दिस वर्ड ऑलमोस्ट. ओके, अभी ऑलमोस्ट जो है ये ड्रोव के साथ आना चाहिए क्या? ठीक है, बिकॉज ड्रोव इज अ वर्ब. ऑलमोस्ट ड्रोव सेंसलेस है क्योंकि या तो आपने ड्राइव किया या तो आपने ड्राइव नहीं किया. लाइक देयर इज नो सेंस ऑफ सेइंग ऑलमोस्ट ड्रोव. ओके, एक्चुअली यहां पे आना चाहिए था ऑलमोस्ट. ओके, ऑलमोस्ट एवरी डे. दैट मीन्स कि मोर और लेस हर रोज. ठीक है ना. तो ऑलमोस्ट एवरी डे के साथ आएगा ना. ठीक है. ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी डे. ओके, सो जस्ट चेक दिस दैट ऐसा तो नहीं कि मॉडिफायर्स की पोजीशनिंग गलत हो रही हो क्योंकि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स वेरी ऑफन कंफ्यूज अस. Okay, when it comes to correlative conjunctions, always check the consistency and the parallelism. ठीक है. अब ये देखो correlative conjunction क्या होते हैं. correlative conjunction वो conjunction होते हैं जिनका पेयर बनता है. जैसे either or हो गया, neither nor हो गया, not only x but also y हो गया, not only but also. Okay, now when you look at correlative conjunctions तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि correlative conjunctions में जो आपका सेंटेंस बनेगा उसमें x और y पैरेलल होंगे. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ओके, लुक एट द इडियोमैटिक स्ट्रक्चर ईदर x और y एंड व्हेन आई से ईदर x और y, सो y का और x का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए पैरेलल. पैरेलल का मतलब मिलता जुलता. एक एग्जांपल देता हूं. जैसे ये सेंटेंस है ईदर आई ड्रिंक कोक और पेप्सी. अब ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, ईदर आई ड्रिंक कोक और पेप्सी. ओके, बट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है. अब एक्स और वाई को कैसे पता लगाएंगे? ईदर और के बीच में ये जो पूरा पार्ट है ये तो हो गया एक्स. ठीक है. और ये वाला पार्ट जो है बचा हुआ ये क्या हो गया, वाई. तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक्स जो है वो तो क्या है, आई ड्रिंक कोक, और वाई क्या है यहाँ पे, पेप्सी. तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरा क्लॉज आ गया, आई ड्रिंक कोक, और यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है पेप्सी. तो ये तो पैरेलल नहीं है, ये तो मैच नहीं हो रहा. जबकि इफ यू लुक एट द करेक्ट वर्जन, ओके, लुक एट दिस सेंटेंस गाइस, आई ड्रिंक ईदर कोक और पेप्सी. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईदर के बाद में एक्स लिया और के बाद में वाई लिया. तो अभी यू कैन सी ईदर
x और y में x और y का जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल हो रहा है, दैट मीन्स द सेकंड वाला सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ डील करते हो तो हमेशा पैरेललिज्म चेक कर लिया करो, ठीक है। ओके, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि एक्स और वाई का जो स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करता, ओके, वो सिमिलर नहीं होता, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, ठीक है। एंड दिस वॉज वन गुड एग्जाम्पल। ओके, आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और ये मैंने सिर्फ ईदर एक्स और वाई का लिया है, ये सेम फंडा लगता है नीदर एक्स नॉर वाई में और नॉट ओनली एक्स बट ऑल्सो वाई में भी। ओके, present and past subjunctive mode. Now what is subjunctive mode? Subjunctive mode basically targets the idea of something that is non-factual. Non-factual का मतलब ये हुआ कि वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो या तो वो इमेजिनेशन है या फिर वो एक ऐसी चीज है जो कोई सजेशन है, डिमांड है, नेसेसिटी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक डिफरेंस समझना है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या होता है और ये पास्ट सब्जेक्टिव क्या होता है, और दोनों केसेस के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी नाइस हैक टू टैकल दी सिचुएशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव की, है ना, तो इस वाले को पहले डील करते हैं, ठीक है। तो पास्ट सब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? पास्ट सब्जेक्टिव में व्हाट यू हैव, सॉरी, पास्ट सब्जेक्टिव के अंदर व्हाट यू हैव इज अ सिचुएशन विच इज एक्चुअली इमेजिनरी, और ये इमेजिनेशन हो रहा है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। अब ये इमेजिनेशन हो रहा है प्रेजेंट के अंदर। इमेजिनरी कैसे? जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे बोला अगर मैं रिच होता, ठीक है, तो अगर मैं रिच होता का जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? इफ आई वर रिच, ठीक है। नाउ व्हाई डू आई यूज वर हियर? क्योंकि यहां पे जब मैं इमेजिनेशन की बात करता हूं प्रेजेंट सिचुएशन में, तो मैं यूज करता हूं क्या? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, ये सेकंड फॉर्म एक्चुअली वही वाला सेकंड फॉर्म है जो अपन पास्ट टेंस में यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन जब आप उसको इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट के लिए यूज करोगे तो उसको तुम पास्ट टेंस नहीं बोलोगे, उसको तुम बोलोगे पास्ट सब्जेक्टिव। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। सपोज जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा कि अगर मेरे पास मनी होता, इफ आई हैव मनी स्लैश इफ आई हैड मनी। ओके, नाउ इफ आई हैव मनी स्लैश इफ आई हैड मनी। अब इस सेंटेंस को अगर मैं नोटिस करता हूं, ठीक है, इफ आई हैव मनी वर्सेस इफ आई हैड मनी, तो हमें एक चीज समझनी है कि ये रियल सिचुएशन नहीं है। अब रियल सिचुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इफ से सेंटेंस को स्टार्ट किया और आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हो। अब क्योंकि ये इमेजिनेशन है तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का हैव नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा क्या? मैं यहाँ पे डालूंगा हैड, ठीक है। नाउ दिस हैड इज बेसिकली द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म है भाई, ये पास्ट टेंस वाला सेकंड फॉर्म नहीं है, ये है इमेजिनेशन वाला सेकंड फॉर्म, वेयर यू हैव अ सिचुएशन दैट इज इन पास्ट सब्जेक्टिव एंड यू आर इमेजिनिंग समथिंग दैट इज नॉट फॉर रियल। ओके, सो आई वुड से इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू टू रिमेंबर। ओके, सो look at this sentence also, if I were you I would leave। okay, so you can see that this is past subjunctive, मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। okay, अच्छा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या होता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको नोटिस करना होता है, और ये सिचुएशंस भी रियल नहीं होती, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग सिचुएशन के अंदर ना एक अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं या सजेशन दे रहे होते हैं या डिमांड कर रहे होते हैं, बट वो एक्चुअली सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा इट इज सजेस्टेड, या मैंने आपसे कहा इट इज एसेंशियल या इट इज नेसेसरी, तो कभी भी आपको इन वर्ड से स्टार्ट होता होगा कि कोई सेंटेंस दिखता है, इट इज सजेस्टेड, इट इज डिमांडेड, इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी, ओके, आई रिकमेंड। ओके, तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या होगा? आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब ये होता है कि आपको यूज करना है V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जैसे इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, है ना, इसमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव यूज हुआ है, कैसे पता चलेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव आएगा? इनमें से कोई एक वर्ड होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाला कैटेगरी, तो आप इनको याद रख सकते हो कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव के अंदर जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है उसमें ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैंने कहा इट इज एसेंशियल, तो इट इज एसेंशियल का मतलब कि ऐसा एसेंशियल है, मतलब ये हुआ नहीं है, लेकिन ऑथर अपना एक विचार दे रहा है कि भाई ये एसेंशियल है। क्या एसेंशियल है? दैट शी बी ऑन टाइम। नाउ अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो मैं क्या बोलता? इट इज एसेंशियल दैट शी इज ऑन टाइम,
लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मैंने यूज किया यहाँ पे बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म जो है इज एम आर के लिए वो क्या होता है, बी फॉर्म होता है। बेस फॉर्म बाकी वर्ब्स के लिए क्या होता है, वी वन फॉर्म होता है। तो जब हम बोलते हैं ना बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, तो बेस फॉर्म का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके सेंटेंस में अदरवाइज इज एम आर आता तो आप वहां पे इज एम आर यूज ना करके बी यूज करोगे, बीई, ठीक है। और अगर आपके सेंटेंस में कोई और वर्ब आता तो उस और वर्ब की जगह आप क्या यूज करोगे, वी वन फॉर्म यूज करोगे, है ना। सो दैट इज द बेस फॉर्म, राइट। ओके, सो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, रूल 9 इज फॉल्टी पैरलिज्म। अब फॉल्टी पैरलिज्म क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें मेरे को चेक करना पड़ता है कि जो मेरे पास उस स्ट्रक्चर के विद इन जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जी के अंदर वो पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो पैरलिज्म चेक करनी है तो आई वुड सी लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू हैव हाइकिंग, यू हैव स्विमिंग एंड यू हैव रीडिंग, ठीक है। तो अभी ये पैरेलल है बिकॉज तीनों के अंदर आईएनजी फॉर्म आ रहा है। इफ आई लुक एट द इनकरेक्ट वर्जन, यू हैव हाइकिंग टू स्विम एंड रीडिंग, तो ऑब्वियसली यार ये मिसमैच हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में इन्फिनेटिव फॉर्म आ गया है ना। सो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। And the last rule, the complex phrasal verbs with fixed prepositions. Okay, so fixed preposition का गाइस फंडा क्या होता है, देखो तीन तरह के केसेस बनते हैं prepositions में। या तो वेरिएबल preposition होगा, सिचुएशन के हिसाब से preposition चेंज होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको वर्ड सेंटेंस में preposition की जरूरत हो ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो। अब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वाली जो केसेस हैं उनको आपको याद रखना पड़ता है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीस केसेस इन दी बुक्स। ओके, यू कैन जस्ट लुक अप फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ऑन द इंटरनेट आल्सो। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को अगर आप याद रखते हो तो उससे आप डिटरमिन कर सकते हो कि सेंटेंस के अंदर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। ओके, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, शी कोप्ड विद द प्रेशर। नाउ कोप विद, यू कोप विद समथिंग, अगर मैं इसकी जगह कोप ओवर लिख दूं तो वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग, तो रिफ्रेन्ड के साथ हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन्ड के साथ टू नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ही डाइड, he died from cancer. Okay, now this is basically like what we generally say. Okay, क्योंकि died के साथ हमारी टेंडेंसी होती है कि हम फ्रॉम लगाते हैं, जबकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो डाइड के साथ अगर किसी डिजीज की वजह से डेथ हो रही है तो क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। तो टेक्निकली यहाँ पे आंसर क्या होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। ओके, सो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, तो आप उनको स्टडी कर लेना कि अगर यार एक सर्टेन तरह के सिनेरियो में एक सर्टेन तरह का प्रेपोजिशन यूज होता है तो मैं उसी को यूज करूं। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। Okay, so guys, that was it. And if you enjoyed the session, if you think it added value, do like it, do share it, and do share your comments. Okay, and before we wind up guys, these are the batches that we are running right now. Okay, so अभी चल रहा है Zenith batch, आप इसको consider कर सकते हो। Okay, so these are the faculties that you can see on the screen. Okay, you also have the Pinnacle batch, इसको start हुए कुछ time हो गया है, but I am the part of this batch. Okay, so ये दोनों बैचेस हैं, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट बैच, ओके, ये उसके पहले का बैच था। एंड देन फाइनली आई ऑल्सो हैव माई ओन कोर्स। ओके, सो यू कैन परचेज दिस कोर्स एज वेल। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका वर्बल का ही रिक्वायरमेंट है तो आप इस कोर्स को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।